तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। इस चैप्टर का हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सेल के डिस्कवरी से लेकर और इसका जो सेल थ्योरी है उस पर लेकर, ठीक है। तो आप जब ये वीडियो देखने के बाद अपना बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आपके पास बुक होगा, बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और मेरा नाम है नितिन। बच्चे मुझे प्यार से नितिन भैया कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी सेल की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल की पढ़ाई को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब ही होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सेल की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका, ठीक। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सबसे पहले सेल को देखा कौन था। डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज़ पहले से है लेकिन किसी को पता नहीं है, वो खोजा गया है, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्कवरी। तो सेल पहले से था, उसको खोजा गया था 1665 ईस्वी में, 1665 ईयर में, ठीक है। तो जो व्यक्ति खोजे थे उसको, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। पहली बार सेल की डिस्कवर की गई थी 1665 में, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने पहली बार देखा था और ये कॉर्क स्लाइस था, पतला कॉर्क स्लाइस था, ये किसी पेड़ का छिलका था, उसमें इन्होंने उस सेल को देखा था। जब ये सेल को देखे थे तो वो सेल मधुमक्खी के छाते के जैसे, छत्ता जैसे दिखाई दे रहा था, जिसको हनीकॉम्ब हम लोग कहते हैं, ठीक। और जब उन्होंने देखा तो जो सेल वो मतलब डिस्कवर किए थे, वो सेल डेड सेल था, यानी वो सेल जीवित नहीं था, मरा हुआ सेल था। और जब पहली बार उन्होंने सेल को देखा था तो सेल के जो सेल वॉल होता है, मैं आपको बता दूं सेल वॉल क्या होता है। ये हमारा जो सेल है, तो सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बारे में आपको वीडियो में पता चलेगा, जब अगला वीडियो आएगा तब। जो सबसे बाहरी लेयर होता है, ये प्लांट्स में होते हैं, तो प्लांट्स का बाहरी लेयर जो आउटर लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा था तो सेल वॉल को देखा था, किस सेल में देखा था? डेड सेल। समझ में आया? तो आपको ये पता चला कि सेल की डिस्कवरी हुई 1665 में, लेकिन वो मरा हुआ सेल था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जिंदा सेल को कौन खोजा, यानी लिविंग सेल को कौन खोजा होगा? तो लिविंग सेल को खोजे थे एंटन वॉन लीवेनहॉक। आप इनको लीवेनहॉक भी कह सकते हैं, ये आपके चाचा ही हैं, ठीक है। तो ये 1674 में खोजा गया था। लीवेनहॉक ने खोजे थे लिविंग सेल को। पहली बार लिविंग सेल देखा था इन्होंने, ठीक। यहां तक समझ में आया? पहला, सबसे पहले अगर पूछेगा कि सबसे पहले सेल कौन खोजे, तो रॉबर्ट हुक कॉर्क स्लाइस में, ठीक, डेड सेल को खोजे थे। और डेड सेल का जो सेल था उसका सेल वॉल देखे, ठीक, ठीक है। और दूसरी बात कि लिविंग सेल को सबसे पहले कौन खोजा, तो लीवेनहॉक चाचा जो थे वो खोजे थे 1674 में। यहां तक समझ में आया? तो अब हम जानते हैं ये तो सेल की डिस्कवरी हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे सेल आखिर में होता क्या है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको हमेशा से याद कराया जाता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ये जो लाइफ है, आप यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक, ये कोई घर है। ये जो घर बना हुआ है, ये घर बना किससे हुआ है? आपको पता है कि ये जो पूरा घर है ये बना होता है ईंट से, बाकी अलग मटेरियल लगे होते हैं, लेकिन इस घर को बनाने में मेन हिस्सा किसका होता है? तो इसका मेन हिस्सा होता है ईंट। यानी एक एक ईंट से मिलकर ये पूरा घर तैयार हुआ रहता है। इसी तरह जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी एक एक सेल से मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब जो पूरा एक चीज बना हुआ है, उसमें कोई पार्ट होगा जो मिलकर पूरा शरीर मतलब बना दिया हो। जैसे कि ये एक ईंट मिलकर पूरा घर बना दिया हो। और फंडामेंटल क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है कार्य। जब एक सेल कार्य करता है, ठीक है, तो हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा हाथ हो गया, तो हाथ के जो सेल्स होंगे वो एक तरह के सेल्स होंगे, कई तरह प्रकार के सेल्स होते हैं। तो जब एक एक सेल मिलकर काम करता है तो हमारा उसी तरह पूरा शरीर काम करने लगता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी एक पूरा जो जीवन है,
जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी जो उनकी शरीर की बनावट है, जो बनावट है वो उस किससे बना होता है, सेल से, और सेल काम करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि हमने देखा कि हर एक लाइफ हम किसे कहें, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो सभी किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखा हूँ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो सभी किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट होता है, वो बांटा गया है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बांटे गए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, सेल्स का मतलब होता है, आप तो समझते ही हैं, यानी जो भी एक सेल से बना है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, यानी कई सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, जो एक सेल से बना होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है, जो कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। अब यूनिसेलुलर कौन कौन से हो जाएंगे, यूनिसेलुलर में आपका आ जाता है अमीबा। ये अमीबा एक जीव है, ठीक है। पैरामेशियम, ये जीव हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, अमीबा, पैरामेशियम। आप जितने भी अंडे देखे होंगे, मुर्गी का अंडा तो सबको देखा होगा, अंडा जो होता है वो एक सेल ही होता है, अंडा जो होता है एक सेल होता है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि वो बाद में मुर्गी बन जाता है, मुर्गी तो मल्टी सेलुलर है, वो क्या होता है, बाद में डिवाइड होने लगता है, लेकिन जो अंडा होता है ना वो एक ही सेल का होता है, आया समझ में। तो जितने भी आप अंडा देखेंगे, जितने भी एक्स आप देखेंगे, एक्स, वो सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, आया समझ में। मल्टी सेलुलर कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारा शरीर कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, समझ में आ रहा है ना, कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। प्लांट्स भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हुए। आपके चाचा क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आप खुद क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपका डॉग, आपकी बकरी, आपकी गाय, आपकी भैंस, ये सब क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हो गया कि अभी आपको पता चला है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई सारे सेल से बने होते हैं। जैसे कि हम सब कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को दिमाग में ये सोच आती होगी, ये कन्फ्यूजन होगा कि जैसे हम लोग क्या हैं, हमारा एक कई सारे सेल से हमारा शरीर मिलकर बना है, तो हम सांस ले सकते हैं, हम खाना खाएंगे तो पचेगा भी, और उसको निकालना भी जानते हैं। क्या जो एक सेल से बना होता है, एक सेल इतनी छोटी होती है, अगर आप एक सुई के टिप पर अगर एक यहाँ से निकाल रहे हैं सेल को, तो कई सारे सेल उस पर आ जाएंगे। सोचिए इतना छोटा सेल होता है, हमको नंगी आंखों से सेल दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। तो इतना सेल छोटा होता है, और वो एक सेल एक जीव है जो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, डाइजेशन भी कर सकता है, यानी सांस ले सकता है, खाना को पचा भी सकता है, और पचे हुए खाने को निकाल भी सकता है, जैसे कि हम सब कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा समझ में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है, मतलब वो भी कर सकते हैं परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, और पचे हुए खाने को निकाल देते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी करता है, और इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। वो अपनी जीवन आराम से चला सकता है, और अपने जीवन में जो भी उसको, जैसे हम लोग काम करते हैं, वो भी अपने जीवन का काम करता है, जैसे कि खाना खाना, पचाना, रेस्पिरेशन करना और एक्सक्रीशन करना। समझ में आया इतना आपको। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है। जिसके बाद सेल थ्योरी बनाया गया। सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी दो लोगों ने मिलकर बनाया था। पहले जो इंसान थे उनका नाम था मैथियस स्क्लेडन, इन्होंने एक सेल थ्योरी दिया था, अभी मैं आपको बताऊंगा कब दिए थे,
1838 में, 1838 में दिए थे। और एक और थे थियोडोर श्वान, ठीक है, एक स्क्लेडन एंड श्वान। स्क्लेडन ने दिया था 1838 में और श्वान ने दिया था 1839 ईस्वी में। ये दोनों लोग सेल थ्योरी दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं सेल थ्योरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, बनाया था। तो दो लोग क्या कौन कौन थे? मैथियस स्क्लेडन और थियोडोर श्वान। ये दोनों लोग ये 1838 में दिए थे, ठीक, सेल थ्योरी, और ये 1839 में, ठीक है। तो ये जो मैथियस स्क्लेडन थे ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन कहाँ से आया? जर्मनी देश के थे। तो जर्मनी के देश के लोगों को जर्मन कहा जाता है। बॉटनिस्ट, बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी हम उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। जूलॉजी हम उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें एनिमल्स यानी जंतु जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये बॉटनिस्ट थे, यानी ये पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा करते थे। तो इन्होंने कई सारे स्टडी मैनी प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स पढ़े और इनको पता ये चला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी किससे बने हुए हैं? तो वो सभी बने हुए हैं सेल से। जर्मन के बॉटनिस्ट थे मैथियस स्क्लेडन, ठीक, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने कई सारा प्लांट पढ़ा, बॉटनी थे तो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे ही। प्लांट के बारे में पढ़े तो इनको पता चला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फिर जो थियोडोर श्वान थे ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। जूलॉजिस्ट जो जंतुओं के बारे में जानवरों के बारे में पढ़ता है, ठीक है। कहाँ के थे? ब्रिटिश के। तो इन्होंने कई सारे जानवरों के बारे में पढ़ाई किया। उनके सेल्स को जब देखा तो इनको पता चला कि एनिमल सेल्स कवर्ड बाय थिन लेयर। जो एनिमल का सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये थिन लेयर से कवर हुआ है। और ये थिन, इसको इन्होंने बताया, इस थिन लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इतना समझ में आया? फिर ये रुके नहीं, फिर ये तो जूलॉजिस्ट थे, प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन इनको पता चला कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनका जो सेल्स का जो बाहरी हिस्सा थिन लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनमें प्लांट एनिमल्स में पाया जाता है। फिर उन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ा, कई सारे प्लांट के बारे में जब पढ़ा तो इनको ये पता चला कि प्लांट्स के बाहर, जैसे एनिमल्स में क्या था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, लेकिन जब इन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो इनको पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, एक और परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो अंदर वाला क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया और बाहर वाला सेल वॉल हो गया। तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर है कि उनके पास क्या है? सेल वॉल। ये इनको कैसे पता चला? क्योंकि ये पहले एनिमल्स का देख चुके थे, एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिर प्लांट का देखे तो उसमें देखे दो लेयर आ गया, एक तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से है, ऊपर से क्या आ गया? सेल वॉल भी आ गया, ठीक है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है परिकल्पना, अनुमान लगाना। इन्होंने अनुमान लगाकर बोला, परिकल्पना किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? सेल्स से। क्या बताया? कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। तो ये दोनों लोगों ने क्या दिया? सेल थ्योरी। स्क्लेडन और श्वान। स्क्लेडन बॉटनिस्ट थे जर्मन के, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा और ये पता किया कि जितने भी प्लांट्स हैं सब किससे बने हैं? सेल्स से। ये जो श्वान थे ये जब पढ़े, ये एनिमल्स के बारे में पढ़े तो ये देखिए एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनके बाहर एक लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब इन्होंने फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन है, ये पतली लेयर होती है। तो वो देखे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर था जिसको क्या कहा जाता है? इस समय सेल वॉल कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि सेल वॉल प्लांट सेल में एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा सेल थ्योरी जो स्क्लेडन और श्वान ने दिया था। स्क्लेडन ने बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी सेल से बने होते हैं। श्वान ने बताया था कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनके बाहरी लेयर जो होता है थिन लेयर होता है, और प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो उसका बेसिक कैरेक्टर होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का, ठीक है। और उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? ये सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। इतना आप जान गए। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। क्या कमी है? वो सेल थ्योरी ये नहीं बताया था कि जो सेल, एक नया सेल बनता है, ठीक है, हमारे सेल्स में सेल्स डिवाइड करते हैं, तो जो नया सेल बनता है वो सेल आता कहाँ से?
ये सेल थ्योरी नहीं बता पाए। तो ये ड्रॉबैक क्या था, दिस थ्योरी यानी जो थ्योरी अभी हम पढ़े हैं डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ सेल वेयर फॉर्म्ड, यानी सेल फॉर्म्ड कैसे होता है, नया सेल आता कैसे है। तो उसको पूरा करने के लिए इस जो ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का उसको कंप्लीट किया हमारे रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने नया थ्योरी दिया 1855 में, वो नया नहीं था उसी को मॉडिफाई किया, तो ये फाइनल शेप दिए सेल थ्योरी को। समझ में आ रहा है ना। तो रुडोल्फ वर्चो ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी टू गिव इट अ फाइनल शेप। ठीक है, जो पहले का सेल थ्योरी था उसको मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिए सेल थ्योरी को, जिसमें क्या था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जैसा कि ये जो ड्रॉबैक था इन्होंने बताया, क्या बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल पहले से है और सेल डिवाइड करता है। सेल फॉर्म कैसे होता है, यही सेल्स डिवाइड करके दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को ये सेल दो फॉर्म हो गया, इन दोनों को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। तो सेल फॉर्म कैसे होगा ये कौन बताया, रुडोल्फ वर्चो। ये बताया कि जो पहले का सेल होता है वही दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बताया। और फिर इन्होंने उसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जितने भी पेड़ और जंतु जानवर होते हैं, वो सभी किससे बने होते हैं, सेल्स से। लेकिन रुडोल्फ वर्चो ने क्या बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जितने भी जीवित जीव और जंतु होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सभी के सभी किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। ये कौन बताया, रुडोल्फ वर्चो 1855 में दिए थे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये, और इन्होंने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। ये तो सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा है जो एक्सेप्शन में आता है। इसका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस जब तक किसी लिविंग थिंग्स के अंदर एंटर नहीं करता है, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है। जब तक किसी लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं जाता है वो नॉन लिविंग रहता है। और जैसे किसी होस्ट के अंदर, किसी लिविंग थिंग्स के अंदर वो चला जाता है, एंट्री कर जाता है, तो वो लिविंग थिंग्स बन जाता है और अपने आप को डिवाइड करने लगता है। लेकिन उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, क्योंकि वो जब तक बाहर रहेगा वो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सेप्शन था। और जितना अभी तक आप पढ़े, आप खुद से सोच के देखिए मजा आया कि नहीं आया। ये जो भी नोट्स है इसको आप एक बार कॉपी में लिख कर और एक बार पढ़ के, और जो भी आपके पास बुक होगा उसको पढ़ के देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।